नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा शहर के नए कार्यालय का उद्घाटन, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। अवैध बजरी जिला पश्चिम, 1.5 माह में अवैध बजरी खनन के 14 प्रकरण दर्ज, 15 लोग गिरफ्तार। अब छोटे व्यापारी भी मालगाड़ी से भेज सकेंगे अपना सामान, रेलवे ने अपनी नीति में किए बदलाव। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पिछले उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती है। आगामी निकाय चुनावों में भी बीजेपी अधिक से अधिक सीटें जीतेंगी। भाजपा जोधपुर शहर जिला के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने नए जिला अध्यक्ष पालीवाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय अपराधों का ग्राफ इतना बढ़ गया था कि हमारे राजस्थान के लोगों का सर शर्म से नीचा हो जाता था। देश में बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे नंबर पर था, लेकिन जब से विजयलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, राजस्थान नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाते हुए शहर के विकास को दिशा देने का प्रयास करेंगे। पूर्व में जिला अध्यक्ष कार्यालय सरदारपुरा में था, जो अब नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद एम्स रोड शिफ्ट हो गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और पालीवाल को कार्यभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री के बिश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, भाजपा के दक्षिण जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, मेघराज लोहिया आदि मौजूद रहे। इस मौके पर आम बजट 2025 पर आम सभा का आयोजन भी हुआ। एक सौभाग्य का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता जो वार्ड से लेकर मंडल और जिले के अध्यक्ष के रूप में आज पद ग्रहण कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार समय समय पर हर 5 वर्ष के बाद अपने संगठन का गठन करती है और कार्यकर्ताओं को अपने से चुनने का एक अवसर देती है। आज देश की सब राजनीतिक पार्टियों के बारे में हम दृष्टिगोचर करेंगे तो हमको लगेगा कोई क्षेत्रीय पार्टी है। प्रसन्नता इस बात की आज भाई राजेंद्र जी पालीवाल ने एक शानदार कार्यक्रम रखा और हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भी और नए युवा कार्यकर्ता उनको सबको बुलाया। में संगठन का पर्व चल रहा है। संगठन पर्व में पूरे जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम चला है। उसी निमित्त में पूर्व में जोधपुर शहर से आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी को जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसका आज एक समारोह है, कार्यभार ग्रहण समारोह, जिसमें जोधपुर के तमाम नेतागण हैं, विधायक साथी हैं और कार्यकर्ता बंधुओं की उपस्थिति में मुझे भी इनके बीच आने का अवसर मिला है इस कार्यभार ग्रहण समारोह में। और एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते और उसका कार्यकर्ता होने के नाते बड़ा गर्व होता है कि ऐसे कार्यक्रम के बीच में जब कार्यकर्ताओं से संवाद होता है और संवाद के माध्यम से अपनापन बढ़ता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए राजेंद्र पालीवाल जी जो हमारे जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में राजस्थान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देंगे और हर एक
कार्यक्रम में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे ताकि राजस्थान की जनता की सेवा और अच्छे ढंग से कर सके। सर बजट आ रहा है किस देखिए, मैं सोचता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इससे पहले वाला बजट आपने देखा हो, जब पूरा बजट जुलाई के अंदर हुआ, उसके बाद हमें 6 से 7 महीने मिले काम करने को, और इस 6-7 महीने में हमने लगभग 90% के करीब उस बजट को धरातल पर लाने का काम किया है। मध्यम वर्ग से लेकर निम्न वर्ग के बीच में जितनी भी योजनाएं थी, और चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे पावर हाउस का हो, चाहे सड़कों का हो, सब तरीके से हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर काम किया है। और उसी के आधार पर इतना तय है कि इस बार जब 19 तारीख को बजट होगा, ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसान वर्ग के लिए, जवानों के लिए, सभी वर्गों को साधते हुए निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को और अधिक आर्थिक ताकत देने के लिए आएगा। मुख्यमंत्री का विजन है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का कल्याण हो। कि मैं सोचता हूँ विपक्ष के पास में बोलने को कुछ बचा नहीं, इसलिए बेबुनियाद बातें करके, जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह दिया है, एक गृह मंत्री होते हुए हमने किसी का फोन टेप नहीं किया है, उसके बाद भी कांग्रेस, जिसके पास विकास पर बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगाकर एक विपक्षी भूमिका को निभा रहा है, लेकिन उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिपरिषद, पूरे कार्यकर्ता, पूरे विधायक दल के साथी सभी तैयारी में लगे हुए हैं कि एक बजट ऐतिहासिक हो जहां सबको इसका लाभ मिले। सर राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा ने सोमवार को सुबह पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में आयोजित मुख्य न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने नए न्यायाधीश मनीष शर्मा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी जस्टिस मौजूद रहे। वहीं जयपुर पीठ के जस्टिस वीसी के माध्यम से जुड़े वकील कोटे से एडवोकेट मनीष शर्मा के हाईकोर्ट जज के नियुक्त वारंट को शुक्रवार को जारी किया गया था। राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी होने के बाद विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की और मनीष शर्मा ने न्यायाधीश पद की शपथ ली। इस नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि स्वीकृति पदों की संख्या 50 है। वहीं इस साल 3 जज रिटायर भी होने वाले हैं। इससे पहले पिछले महीने राजस्थान हाईकोर्ट को न्यायिक कोटे से 3 न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा, जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली मिले थे। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। अब एक और जज मिलने के बाद न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई, लेकिन अभी भी स्वीकृति पदों के मुकाबले 16 कम है। हालांकि इस साल में वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट को कुछ नए जज और मिल सकते हैं। मनीष शर्मा, having been appointed a judge of the High Court of Rajasthan, having been appointed a judge of the High Court of Rajasthan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the कमिश्नरेट के जिला पश्चिम में अवैध बजरी के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस उपायुक्त सख्त नजर आ रहे हैं। गत सप्ताह लूनी थाने में दर्ज बजरी प्रकरण पर थानाधिकारी एवं हेड कांस्टेबल द्वारा लापरवाही बरते जाने को लेकर उन्हें चार्जशीट दिए जाने के साथ विभागीय जांच भी आरंभ की गई। वहीं जिला पश्चिम पुलिस ने 1.5 माह में अवैध बजरी को लेकर 14 प्रकरण दर्ज किए जाने के साथ 15 लोगों को भी पकड़ा, साथ ही 33 वाहनों को जब्त किया और 2490 टन बजरी का निस्तारण भी पिछले 1.5 महीने में किया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम राष्ट्रीय राज ने बताया कि गत सप्ताह अवैध बजरी का डंपर छीन कर ले जाने के मामले में उसके मालिक, चालक व खलासी को गिरफ्तार करने के साथ डंपर को भी जब्त किया। इसके अलावा एक जेसीबी को भी जब्त किया। घटना के समय प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम राष्ट्रीय राज के अनुसार एफआईआर देरी से दर्ज करने के संबंध में मामला संज्ञान में आने पर थाना अधिकारी व संबंधित हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए जिला पश्चिम के लूनी नदी क्षेत्र में 18 जगहों पर नाके लगाए गए और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अवैध बजरी खनन करके संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व के चालानशुदा या संदिग्ध व्यक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आयुक्तालय के द्वारा बजरी के अवैध खनन की रोकथाम हेतु पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की गई है। अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी जनवरी और फरवरी का भी जितना महीना बीता है, तो हमने टोटल 14 प्रकरण दर्ज किए हैं और 15 गिरफ्तारियां की हैं। करीब हमने 33 वाहन, जिसमें डंपर और जेसीबी शामिल है, 33 वाहनों को जब्त किया है।
साथ ही साथ ड्रोन से सर्वेलेंस करके और लोकल आसूचना को सक्रिय करके करीब 2500 टन अवैध बजरी का जो स्टॉक था उसको हमने माइनिंग विभाग के द्वारा सीज़ कराया है। जितने बिना नंबरी जो डंपर चलते हैं, जेसीबी चलते हैं, खासकर जो इन तरह की गतिविधियों में जो इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध भी जो भी कानून में प्रावधान है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो 38 पुलिस एक्ट में हो या फिर MV एक्ट में हो। और साथ ही साथ एक और जो अभी BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा है 107, जिसमें अगर अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जो पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं और जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उनके विरुद्ध भी हम प्रपोजल्स बना रहे हैं और जल्द ही हम 107 BNSS में उनके विरुद्ध भी और उनके संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने काफ़ी एक्सरसाइज करके जो भी मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं इन डंपर्स के या फिर ट्रैक्टर्स के, और जो मेन रूट्स होते हैं जहाँ से इनका मूवमेंट होता है, उनको हमने चिन्हित किया है और करीब 18 जगह हमने स्थायी नाके लगाए हैं जो कि 24 घंटे निगरानी रखते हैं और 110 के ऊपर का जाब्ता लगा हुआ है। और इन नाकों की वजह से मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक अभी अपने लूनी नदी क्षेत्र के आसपास जो मूवमेंट होता था वो काफ़ी हद तक रुक गया है। ये तो वायरल तो अभी हुआ था, बट पहले भी जब हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जब उनके फ़ोन की चेकिंग वेकिंग की, तो ऐसे ग्रुप हमें मिले थे और करीब 950 लोगों का ये ग्रुप है। और इनकी हमने, जैसा मैंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से इनका चिन्हित किया है, कौन अपने एरिया के हैं, कौन बाहर के हैं, कौन चालानशुदा है, कौन क्या करते हैं, और उनके विरुद्ध भी जो जो कार्रवाई बनती है, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई करवानी हो या फिर कहीं अगर वांछित चल रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी करनी हो, तो उसकी भी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उनके विरुद्ध हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जितने हमने वाहन जो जब्त किए हैं, जैसे 33 वाहन जो जब्त किए हैं, इनमें से कुछ वाहन इनके भी हैं जो ये ग्रुप वाले हैं। तो जो भी कार्रवाई बनती है अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भविष्य में भी की जाएगी। से और सख्ती से पिछले 15 दिनों में काम किया है और उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी ऑलमोस्ट मूवमेंट जो है बहुत ही ऑलमोस्ट शून्य के बराबर है। एक आधा जहाँ हो रहा है उसको भी हम पकड़ ले रहे हैं। आज भी हमने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं, एक आधा जो निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो उसमें क्या क्या किया है वो एक बार आप लोगों को ब्रीफ करना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से इतनी सख्ती से अवैध खनन को हमने बंद कराया है और इसमें काफ़ी संसाधन लगाए हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से कराया है। तो मेन इसके बारे में ब्रीफ करना था। और बाकी एक जो अभी कुछ दिन पहले एक जो घटना हुई थी जिसमें जो हम नाकाबंदी कर रहे थे, जितनी सख्ती दिखा रहे थे, उसमें एक घटना में कुछ लोग आए थे और डंपर को लेकर चले गए थे। तो उनके विरुद्ध भी हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को भी पकड़ लिया, डंपर भी ले आया, स्कॉर्पियो जो यूज़ हुई थी उसको भी ले आए। जिले की साइबर सेल ने एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी को लेकर उसकी राशि को रिफंड करवाया। पीड़ित से छात्र ने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करवाने के नाम पर 76,000 की ठगी की थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने पर तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि परिवादी समदर सिंह निवासी उदेश नगर सीए फ्रॉडस्टर द्वारा बैंक अधिकारी बन क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करवाने के नाम पर 76,609 रुपए का फ्रॉड कर लिया गया। परिवादी ने 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर त्वरित साइबर सेल द्वारा संबंधित बैंक वॉलेट से संपर्क कर 76,609 रुपए की राशि परिवादी को वापस रिफंड करवाई गई। कार्रवाई साइबर सेल के उपाधीक्षक रतन सिंह के सुपरविजन में कांस्टेबल पुखराज एवं दयाल सिंह द्वारा की गई। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात पेट्रोल भरवाने गई 2 महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक पेट्रोल पर घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक पेट्रोल पंप पर खड़ी मां बेटी के साथ हाथापाई कर रहा है। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि रविवार रात ओलंपिक रोड स्थित सांगी पेट्रोल पंप पर मां बेटी पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाने के लिए आए। उसके बाद में गाड़ी में हवा भराने के लिए खड़े थे, तभी वह खड़े एक युवक और महिला से किसी बात को लेकर उनकी बहस हुई, जिसके बाद युवक ने दोनों मां बेटी को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद पीड़ित मां बेटी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। रात को 9:30 बजे के आसपास सांगी पेट्रोल पंप जो ओलंपिक तिराहे के पास लोकेटेड है, सरदारपुरा थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां पर कोई मारपीट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाने की चेतक
और जो भी चौकी इंचार्ज हैं वो वहाँ पर पहुँचे, पता किया, फुटेज चेक किए तो पता चला, और परिवादिया जब आई थाने में पता चला कि परिवादिया और उनकी माताजी जब पेट्रोल और हवा भराने के लिए पेट्रोल पंप पे गए थे तब उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके ऊपर उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली गई है। हम लोगों को राउंड अप करने में लगे हुए हैं कि जो 2 जने हैं उसके अंदर फुटेज में उनको तलाश कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं हम। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने रविवार को अवैध रूप से चल रहे एक स्पा में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते पुलिस ने आज 2 विदेशी महिला सहित एक पुरुष को कोर्ट में पेश किया। थाना अधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी को हरिवेदास नामक स्पा पर दबिश देते हुए कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 थाई महिलाओं एवं एक पुरुष को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों विदेशी है, इसलिए यदि इनके कागजात में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 16 फरवरी को ये हरिवेदा स्पा है, हिना गेस्ट हाउस पे, वहाँ पे कोई रेड की थी तो 2 थाई महिलाएं और एक पुरुष, इनको हमने राउंड अप किया है और शांति भंग में इनको गिरफ्तार किया। अभी पेश कर रहे हैं हम। इनके पासपोर्ट चेक किए, इनके यहाँ सी फॉर्म इन्होंने फिलअप किए कि नहीं किए, अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो उसमें CID की तरफ से केस दर्ज किया जाएगा। रेलवे ने छोटे एवं मझोले व्यापारियों के हित में मालगाड़ी से सामान भेजने की अपनी नीतियों में बदलाव किए है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे बोर्ड ने माल लदान की अपनी नीति में बदलाव किए। अब सीमेंट, कोयला, खदानों इत्यादि बड़े मदों के साथ साथ अन्य सामान जैसे दवाइयां, दुग्ध उत्पाद, मसाले, कपड़े, बिजली के उपकरण इत्यादि छोटे मद भी बोगी कवर्ड वैगन मालगाड़ी में लदान कर परिवहन किए जा सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा एवं रेलवे को राजस्व प्राप्ति के लिए नया स्रोत मिलेगा। इसके लिए परिवहन किए जाने वाले सामानों की सूची निर्धारित की गई है। इन मदों का माल भाड़ा मालगाड़ी में भी पार्सल वैन की तरह पार्सल दरों पर ही निर्धारित किया गया है। व्यापारी को एक वैगन में कम से कम न्यूनतम वजन 14 टन या वास्तविक वजन का शुल्क लिया जाएगा। इस तरह बुक किए गए सामानों में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या भी 42 के स्थान पर न्यूनतम संख्या भी 30 निर्धारित की गई है। साथ ही साधारण मालगाड़ी में भी जगह होने पर इस तरह के सामान लदे हुए वैगन जोड़े जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने यह आदेश 1 वर्ष के लिए जारी किया तथा इसकी समीक्षा कर इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के तहत सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र प्रथम फेज में बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थित डिस्प्ले सेंटर से सांगरिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर के तत्वावधान में प्रथम बार निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन हुआ। सांगरिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष व शिविर संयोजक सुमेरमल जांगड़ ने बताया कि शिविर में वेट मैनेजमेंट व जटिल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र कुमार बंसल, आयुर्वेद फिजिशियन डॉक्टर राकेश कुमार, आयुर्वेद सलाहकार पवन सिंह पवार एवं मेडिकल टीम की कमला कंवर व सुनीता चौहान द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति से पाइल्स, कब्ज, अस्थमा, शुगर, जोड़ों में दर्द इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त 56 लोगों का BMI मशीन द्वारा निःशुल्क फुल बॉडी चेकअप कर परामर्श दिया गया। डॉक्टर महेंद्र कुमार बंसल ने बताया कि 2022 से चलाए जा रहे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के तहत अब तक राजस्थान के विभिन्न शहरों व गांवों में 50 से अधिक निःशुल्क आयुर्वेद शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके दौरान हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं डॉक्टर MK बंसल फ्रॉम जयपुर राजस्थान से स्वस्थ भारत समृद्ध भारत पे मिशन पे काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक बीमारी मुक्त हो। और आज हमारे जोधपुर में भंवर सिंह जी हाडा की तरफ से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। उस कैंप में लगभग 50 से 60 पेशेंट यहाँ पे आए और सभी तरह के जो पेशेंट आए थे वो लगभग बहुत सी बीमारियों से ग्रसित थे और हम चाहते हैं कि उनकी बीमारियाँ सस्ते में मिटे और जल्दी मिटे, इसलिए हर व्यक्ति बीमारी मुक्त हो, ये हमारा मिशन है। सुमेरमल जांगड़, अध्यक्ष सांगरिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर। आज सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र में
आयुर्वेद का पथक कैंप रखा गया, जिसमें करीब 60 श्रमिक और उद्योगपति और कर्मचारी इन्होंने निःशुल्क फायदा उठाया। मैं भंवर सिंह पंवार, आयुर्वेदिक सलाहकार, डॉक्टर नेचर वेलनेस का कैंप आज सांगरी इंडस्ट्रीज एरिया में डिस्प्ले सेंटर बैंक ऑफ इंडिया के पास आयोजित किया गया, जिसमें 50 लोगों से ज़्यादा इलाज के लिए आए और आयुर्वेदिक जोधपुर के रातानाड़ा कृष्ण मंदिर में 108 फुट लंबी चुंदड़ी के दर्शन आम जनता के लिए रखे गए। यह चुंदड़ी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में मां गंगा को अर्पित की जाएगी। आयोजन में महिलाओं ने चुंदड़ी की पूजा अर्चना की और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रातानाड़ा कृष्ण मंदिर द्वारा यह चुंदड़ी महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में मां गंगा की पूजा अर्चना कर अर्पित कर भक्तों द्वारा देश की खुशहाली की कामना की जाएगी। जय श्री कृष्ण साहब, बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ आया है, तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मन में सब लोगों की खुशी है। आम आदमी जाना चाहता है कि भाई महाकुंभ का स्नान हो। तो अपने मंदिर में, रातानाड़ा मंदिर में, कृष्ण मंदिर में पिछले इसको मौनी अमावस्या पर कैंपेन चलाया, तो और वहां से जल ला करके और पूरे क्षेत्र में घर घर 4500 बोतल बना करके और घर घर वितरण किया था। तो जो हमारी जो माताएं बहना है, जो बूढ़ी है, औरतें हैं, वो जो नहीं जा पा रही है, तो ऐसे ही एक और ठाकुर जी की कृपा से सब माता बहनों ने कृष्ण मंदिर ट्रस्ट और महिला मंडल की तरफ से 108 फुट की जो चुनड़ी है वो लेके आए हैं। पिछले 5-6 दिन के अथक प्रयास से, सभी माता बहनों के प्रयास से इसको तैयार किया गया है। इसमें कुंदन लगाया गया, तारे जड़े किए, और ये कल सुबह यहाँ से गाजे बाजे के साथ रवाना करके और जो त्रिवेणी जो संगम है, जो माँ गंगा मैया है, उनको अर्पण करेंगे, वहां उड़ाएंगे और सब लोगों के और देश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करेंगे। सब देश में खुशहाली बनी रहेगी। इसी के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते, गंगा मैया से यही प्रार्थना करते कि जैसे गंगा मैया शीतल है, उसी प्रकार संपूर्ण जो देश है हमारा शीतल और नम्रता के साथ रहे। जय श्री कृष्ण। शहर के निकटवर्ती विनायकिया गांव में आज सुबह पुलिस कांस्टेबल अपनी कार लेकर थाने जा रहा था, तब गांव की सरहद में उसकी कार से एक बाइक सवार फौजी को टक्कर लग गई, जिससे फौजी जख्मी हो गया। बाद में वहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आर्मी जवानों का आरोप था कि कांस्टेबल शराब के नशे में था। वहीं पुलिस ने उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं की है। घटना को लेकर मेजर की तरफ से केस दर्ज कराया गया। एयरपोर्ट थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि विवेक विहार थाने का कांस्टेबल महेंद्र कुमार अपनी स्विफ्ट कार लेकर पुलिस थाना विवेक विहार जा रहा था। जब वह विनायकिया रोड पर पहुंचा, तब उसकी कार एक बाइक सवार फौजी से टकरा गई, जिससे फौजी चोटिल हो गया। इस घटना के बाद मौके पर आर्मी के काफी जवान और अधिकारी जमा हो गए। सूचना पर एयरपोर्ट थाना पुलिस भी वहां पहुंची। थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि कांस्टेबल महेंद्र कुमार के शराब के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है, वह सादा ही था। आर्मी मेजर अजय सिंह ने घटना को लेकर केस दर्ज करवाया। अग्रिम जांच की जा रही है। सुबह 11 बजे करीब सूचना आई कि पुलिस के कोई वाहन चालक हैं, वो अपने प्राइवेट कार से जा रहे थे, रॉन्ग साइड थे वो। सामने से एक मिलिट्री के जवान अपने बच्चे के साथ वहाँ से जा रहे थे। दोनों में टक्कर हुई, जिसमें एक जने के फ्रैक्चर हुआ है स्कूटी सवार के। तो उस बात को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। चूँकि उस कार की चाबी नहीं मिली मौके पे, संभवतः कोई उसे उठा के ले गया था, तो कभी कार को खोल के चेक कराया गया। उसमें कुछ संदिग्ध रैपर मिले हैं, जिसकी ड्रग डिटेक्शन किट से अभी हम जांच करवा रहे हैं। जैसी भी अगली सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। कोई जवान एकत्रित नहीं किए गए थे। ट्रैफिक एक्सीडेंट की सूचना पर चेतक और रिजर्व जाब्ता वहाँ पहुँचा था, ताकि मौके पे कोई गलत वाक़या ना हो जाए। इस वजह से वहाँ भेजा गया था। कोई भी पुलिस का एक्स्ट्रा वहाँ पे जवान नहीं भेजा गया, ना फोर्स भेजी गई। एसएचओ मौके पे गए थे। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा शहर के नए कार्यालय का उद्घाटन, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया।
नवनियुक्त न्यायाधीश मनीष शर्मा ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। अवैध बजरी जिला पश्चिम 1.5 माह में अवैध बजरी खनन के 14 प्रकरण दर्ज, 15 लोग गिरफ्तार। अब छोटे व्यापारी भी मालगाड़ी से बेच सकेंगे अपना सामान, रेलवे ने अपनी नीति में किए बदलाव। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज पर्ज के साथ। नमस्कार।